चलिए बच्चों, फिर पिछली क्लास के आगे अपन देखते हैं। तो पिछली क्लास में जो था वो मैंने आपको बताया था, ये तीनों टर्म्स का, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। आज डिराइव करवाना था मैंने, हालांकि डिराइव करवा दिया पर मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाया था, तो इसलिए बोर्ड पर तो आ गया है, पर चलिए कोई बात नहीं, अब आ गया है तो मैं इसको बोर्ड पर ही आप लोगों को समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसमें 3 टर्म्स आती हैं। इसमें से एक टर्म है मैक्सिमम हाइट, एक टर्म है रेंज और एक टर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब तीनों के लिए आप समझें कि ये मैक्सिमम हाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो एक्चुअली मैक्सिमम हाइट मीन्स प्रोजेक्टाइल का जो आपने प्रोजेक्ट किया है तो एक वक्त तो होगा ना वो अपने मैक्सिमम हाइट पर होगी। जब आपने यहाँ से मिसाइल को दागा है तो वो मान लीजिए इस तरीके से जा रही है, तो एक वक्त वो ये मैक्सिमम हाइट कवर कर रही ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल along the vertically upward direction is called maximum height, and total time of journey is called time of flight. Maximum height is denoted by h maximum, time of flight is denoted by capital T, and horizontal distance traveled by projectile in total time of flight T is called range. अब तीनों के डेरिवेशन यदि आप देखते हैं तो मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन देखिए। तो मान लीजिए आपने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा। जो कंपोनेंट मान लीजिए थीटा एंगल से आपने प्रोजेक्ट किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है थीटा, तो u का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, u cos थीटा। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, वेक्टर में बता चुका हूँ। वेलोसिटी को आप रिजॉल्व करोगे तो उसको रिजॉल्व कर सकते हो उसके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट वो होगा जो एंगल बनाएगा, दूसरा कंपोनेंट इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा। जो कंपोनेंट एंगल बनाता है वो होता है u cos थीटा, और सेकंड कंपोनेंट इसका ठीक परपेंडिकुलर होता है u sin थीटा। तो यदि मान लीजिए आप मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन ड्राइव करना चाहते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में u sin थीटा हो गई, लेकिन b पॉइंट मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाता है, 0। ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अपवर्ड डायरेक्शन में यदि आप बात करते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, लेकिन आपने यहां पर कौन सा डेरिवेशन लिया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लीनियर वाई डायरेक्शन में आप यूज कर सकते हैं ना, एक सिंगल लाइन में। तो आप ले सकते हैं वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। वी वाई मीन्स फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, ए वाई एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड एस वाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो आपको क्लियर, यहाँ फाइनल वेलोसिटी अपन कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0, क्योंकि ए बी ले रहे हैं, ए बी। तो अपवर्ड डायरेक्शन में वी वाई 0 है, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2, अपवर्ड मोशन हो रहा है और जी डाउनवर्ड इसलिए माइनस जी, और जो डिस्टेंस उसको क्या लोगे आप, एच मैक्सिमम। तो ये माइनस 2gh मैक्सिमम लेफ्ट साइड पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये u साइन थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या बोलोगे फिर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर नेक्स्ट डेरिवेशन आप कर सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो मैंने बताया टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन, टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। लेकिन अब a से लेके b तक के लिए जितना टाइम लगेगा उतने टाइम b से c तक के लिए, तो अपन पहले ये टाइम निकालने हैं, यही टाइम सेम ये है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल t प्लस स्मॉल t, मतलब 2t। तो इसमें देख लीजिएगा, फिर से ए बी मोशन में बात करें अपवर्ड जर्नी के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी अभी भी, अब अपन इक्वेशन ये वाला यूज कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड ए वाई एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ए बी मोशन में फाइनल वेलोसिटी तो 0 तो रख दिया 0, यू वाई यू साइन थीटा यू साइन थीटा रख दिया, ए वाई कितना है माइनस जी डाउनवर्ड रख दिया टी। अब इसको ट्रांसफर करोगे तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी, स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा आपका 2t। टी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ से, तो हमारे को कैपिटल टी इज इक्वल टू मिल गया 2u साइन थीटा अपॉन जी।
नेक्स्ट, इसके बाद अपन करते हैं थर्ड, रेंज। रेंज का मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ना, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। वट इज एस एक्स? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन आप पता करना चाहते हो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल यहां से चला और यहां पहुंचा, तो भले उसने ये कर्व किया पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, और हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी? ये यू कॉस थीटा। तो हमने एस एक्स की जगह रख दिया पूरा आर, और यू एक्स की जगह पर हमने रख दिया ये यू कॉस थीटा, और टाइम स्मॉल टी की जगह क्या रख दिया? कैपिटल टी, क्योंकि रेंज तो पूरे कैपिटल टी टाइम में ही हुई ना। हाफ ए एक्स 0 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सिस के डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है, तो ये आर इज इक्वल टू जाएगा यू कॉस थीटा है, और टी का फॉर्मूला हमने ट्राई किया 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो u इंटू यू हो गया यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, और आप लोग को मालूम है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो कुल मिलाकर रेंज का फॉर्मूला मिल गया आपको यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये तीन फॉर्मूले आपको डेराइव करने के लिए आते हैं जनरली एग्जाम में, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। न्यूमेरिकल्स में भी अपन को इनकी जरूरत पड़ती है। अब बच्चों इसमें देखो आप रेंज के लिए स्पेशल केस बनते हैं। इसमें से फर्स्ट केस तो ऐसा है कि आपका रेंज का फॉर्मूला ये हो गया आर इज इक्वल टू ऑफ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब इसका फर्स्ट केस ऐसा देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू ऑफ 45, यदि थीटा की वैल्यू 45 होगी तो ये 2 थीटा कितना हो जाएगा? 90, और ये हो जाएगा साइन 90। साइन 2 इंटू 45 करोगे तो ये हो जाएगा साइन 90, और सबको पता ही है साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और 1 जो है एक्चुअली में साइन थीटा की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। कोई सा भी ऐसा एंगल नहीं है जिसके लिए साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। जब आप यहाँ मैक्सिमम वैल्यू रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट भी कैसा आएगा? मैक्सिमम। इसका मतलब रेंज कैसी मिलेगी? मैक्सिमम। तो रेंज मैक्सिमम कब मिलती है? जब थीटा की वैल्यू 45 हो। तो रेंज जो होती है वो होती है मैक्सिमम, और इस कंडीशन होती है यू स्क्वायर अपॉन जी। कहने का मतलब जैसे तुम लोग देखते हो वो जॉवेल थ्रो वगैरह में नीरज चोपड़ा वगैरह जब थ्रो किए थे तो उनके पास जितना पावर था उसके बेसिस पर यदि उन्होंने थ्रो किया होगा तो कौन सा एंगल पे किया होगा? स्वाभाविक 45, तब उनको रेंज कैसी मिली होगी? मैक्सिमम। क्रिकेट मैच में भी ऐसा ही होता है। तुम लोग देखते हो कभी कभी बैट्समैन जो है वो बहुत जम से मार देता है लेकिन एंगल उसका ज़्यादा हो जाता है, तो बॉल ऊपर तो बहुत दूर चली जाती है लेकिन ग्राउंड पर फिर कैच हो जाती है। लेकिन उसी बॉल को उतनी ही पावर से यदि वो मार दे और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दे दे? 45, तो ना कहो वो बॉल जो है स्टेडियम क्रॉस कर जाए। तो थीटा 45 के केस में रेंज कैसी होती है? मैक्सिमम। मतलब मेरी बात को आप समझें, आपके पास में मान लीजिए रिवॉल्वर है, आप उससे डिफरेंट एंगल्स पर बुलेट फायर कर रहे हैं, तो आप देखिए यदि उस रिवॉल्वर से यदि आप बुलेट फायर कर रहे हैं और जो एंगल रख रहे हैं वो एंगल यदि आप हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो ऐसे बुलेट जाएगी। भाई रिवॉल्वर से जो बुलेट निकल रही है वो एक फिक्स वेलोसिटी से निकल रही है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसी रिवॉल्वर को आप ऐसा एंगल दे दें 30 डिग्री, तो वो हो सकता है ऐसे जाकर हिट करे। 45 पर जो है वो जाकर वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर यहाँ पर हिट करेगी, और 45 से ज़्यादा एंगल पर फिर से कम होने लगेगी, रेंज कम होने लगेगी। तो ये मैक्सिमम रेंज केवल किस केस में मिलती है? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होता है? 45। तो एक बात तो आप ये ध्यान रखिए, मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। दूसरी एक और बात देखिए, सेकंड, इफ
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ऑफ थीटा। यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सपोज थीटा है तो रेंज जो है उसका फॉर्मूला आपने जो लिखा है वो लिखा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, इस केस में यदि मान लीजिए मैं बोलता हूँ रेंज R2 तो ये जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन जी, ये आ जाएगा। मतलब R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। मतलब R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा। आप लोगों को पता है 180 के कारण साइन साइन रहेगा, चेंज नहीं होगा, ASTC मेथड। 2 थीटा की जगह 2 थीटा आएगा। और 180 माइनस 2 थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? प्लस। साइन 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन 2 थीटा अपॉन जी। मतलब आप देखिए यहाँ R1 भी यही था और R2 भी वही आ गया। इसका मतलब है R2 इज इक्वल टू क्या हो गया? R1। कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी बॉडी को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कीजिए, चाहे 90 माइनस थीटा से रेंज सेम रहेगी। या दूसरे शब्दों में आप समझिए कि किसी बॉडी को आप 30 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर जाकर हिट करेगी। उसी बॉडी को उतनी ही वेलोसिटी से थ्रो कर दीजिए 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री से, तो भी वहीं जाकर हिट करेगी। दोनों केस में रेंज कैसी रहेगी? सेम। यदि आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री रख रहे हैं, 15 डिग्री से फायर कर रहे हैं, रिवॉल्वर है आपके पास में, बुलेट फायर कर रहे हैं 15 डिग्री एंगल बनाकर, और उसी रिवॉल्वर से नेक्स्ट बुलेट फायर कर रहे हैं आप 90 माइनस 15 मतलब 75 डिग्री, तो भी जाकर वो वहीं हिट करेगी। मतलब कहने का मतलब यदि किसी बॉडी को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए या 90 माइनस थीटा से, दोनों केस में रेंज कैसी रहती है? सेम। राइट? इसको भी कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। तो बच्चों ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन द बॉडी रिवॉल्व्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब जैसे ग्राउंड पर आप बाइक चला रहे हैं, मान लीजिए सर्कुलर पाथ पर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको क्या माना जाएगा, क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हालांकि स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल होती है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है? टेंजेंशियल। तो जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगी कांस्टेंट स्पीड से, तब आप उसको बोलोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भले ही स्पीड कांस्टेंट हो, क्योंकि स्पीड का स्केलर क्वांटिटी ना, उसके बाद डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी जो है उसके पास तो डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब यहाँ पर रहेगी तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, जब यहाँ रहेगी तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, जब यहाँ रहेगी तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ही रहेगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल रहता है, और आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर टेंजेंट ऐसा रहेगा, यहाँ टेंजेंट ऐसा, मतलब डायरेक्शन बार बार क्या हो रहा है? बदल रहा है। हालांकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा जितना स्पीड का है। 40 किलोमीटर पर आवर से यदि आप रिवॉल्व करवा रहे हो सर्कुलर पाथ पर, तो 40 किलोमीटर पर किलोमीटर ही माना जाएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन जो है चूंकि बदल रहा है, इसलिए वेलोसिटी का डायरेक्शन की वजह से मानी जाती है वेरिएबल। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो डेफिनेटली क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। तो इसलिए जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पर वो सारा डिस्कशन अपन ग्रेजुअली करते हैं, पर पहले मुझे इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो आपको बतानी चाहिए। तो अभी तो बेसिक मैंने आपको ये बताया, केवल डेफिनेशन, व्हेन द बॉडी रिवॉल्व्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको कि भले ही स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल होती है, क्योंकि वेलोसिटी का बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब कुछ डेफिनेशंस आपको देखनी चाहिए, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। उसमें से एक डेफिनेशन जो है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
तो मान लीजिए जब बॉडी यहाँ ए पर थी और ए से यहाँ पर पहुँच गई किसी टाइम टी में बी पर, तो डेफिनेटली ये जो आर्क है ये सेंटर पर एक एंगल बना रहा है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे ही सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगल इंटरसेप्टेड बाय आर्क एट सेंटर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस एंगल को ही बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल आपको मालूम है डायमेंशनलेस है। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को भी लेंथ में मेजर करेंगे, रेडियस को भी लेंथ में मेजर करेंगे, एल अपॉन एल कैंसिल हो जाएगा। एंगल कैसी क्वांटिटी, डायमेंशनलेस। इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी कैसा है, डायमेंशनलेस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब इज इक्वल टू ऑफ थीटा। और इसको किस में मेजर करोगे आप, डेफिनेटली एसआई यूनिट जो होती है इसकी वो होती है रेडियंस, जिसमें आप एंगल को मेजर करते हैं। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं सेकंड, तो इसमें एक और टर्म आती है जिसको अपन बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को बच्चों अपन ओमेगा से डिनोट करते हैं। जैसे वेलोसिटी था ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब जैसे वेलोसिटी डिफाइन करते थे तो क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम। वैसे ही अपन एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम। टी टाइम में थीटा, तो यूनिट टाइम में कितना, थीटा अपॉन टी। सिंस एंड देयरफॉर करके देखो, टी में थीटा तो यूनिट में कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन टी। या फिर न्यूमेरिकल्स की बहुत प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूले वैसे ही याद हो जाएंगे। अब एक बार फॉर्मूला याद हो गया आपको, तो जो न्यूमरेटर में एक मेन क्वांटिटी को छोड़कर बाकी सब 1 कर दीजिए, तो जो मेन क्वांटिटी है वो उस क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगी जिसको आपको डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टी की वैल्यू अपन 1 कर दें, तो राइट हैंड साइड पर केवल क्या बचेगा, थीटा बचेगा, और किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा के। मतलब एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन कौन सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो यूनिट टाइम में ट्रेवल हो रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब बच्चों अपन को मालूम थीटा तो डायमेंशन लेस है लेकिन टाइम तो है, इसलिए ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा m0 l0 t0 अपॉन टी। मतलब ओमेगा इज इक्वल टू m0 l0 t माइनस 1, राइट। और यदि मैं आपसे बोलूंगा चलो मुझे बताओ इसकी यूनिट, SI यूनिट ओमेगा के लिए, तो आपके लिए तो बहुत सिंपल हो गया, रेडियन पर सेकेंड। क्या बोलोगे, यूनिट रेडियन पर सेकेंड। जैसे मैंने ये तुम लोग को एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करवाया, बिल्कुल वैसा ही एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। जैसे एक्सेलरेशन होता है ना डी ओमेगा अपॉन डी, सॉरी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी टी, वैसे अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे अपन बोलते हैं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूला बनता है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी या फिर डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो डेफिनेशन तो आप बता ही सकते हैं, जैसे मैंने बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा, तो आप निकाल लोगे अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने क्या बोला है, m0 l0 t माइनस 1 और डिनोमिनेटर में t है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा, m0 l0 t माइनस 2।
ये हो जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करते हैं यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू, तो ओमेगा के लिए अपन को मालूम थी क्या थी, रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्या जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट देखो फोर्थ, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट करते हैं इसको। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है तो उसको पूरा वन रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम लगेगा उसको अपन बोलते हैं टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फिर नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ, अच्छा टाइम पीरियड को किस में मेजर करोगे, सेकंड में, एसआई सिस्टम में। फिर नेक्स्ट यदि मैं बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एफ से भी डिनोट करते हैं। तो यदि मैं बोलूँगा फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में मान लीजिए कोई बॉडी 10 रिवॉल्यूशन कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आप बोलोगे 10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय बॉडी पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय एन। अच्छा एन और टी में क्या रिलेशन रहेगा, तो आपको पता है यदि एन रिवॉल्यूशन जो है उसमें कितना टाइम लग रहा है, मान लीजिए 1 सेकंड, डेफिनेशन के हिसाब से तो यही बोल रहे ना आप। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या बोल रहे हो, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। सपोज एन रिवॉल्यूशन हो रहा है तो आप फ्रीक्वेंसी क्या बोलोगे, एन रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब एन रिवॉल्यूशन में 1 सेकंड, तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, 1/n सेकंड। और 1 रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हो आप, टाइम पीरियड। मतलब ये जो लिखा है वो किसके इक्वल हुआ, टी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि n और t में क्या रिलेशन होता है, n इज इक्वल टू 1/t, n इज इक्वल टू क्या होता है 1/t। अब नेक्स्ट यदि मैं बोलता हूं आपको ओमेगा और t में रिलेशन, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, तो आप बता सकते हो, तो आपको पता ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी। यदि मैं बोलता हूं इफ t इज इक्वल टू ऑफ कैपिटल T, भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने बोला टाइम की जगह आप टाइम पीरियड रखिए, तो जैसे ही मैंने बोला आपको टाइम की जगह टाइम पीरियड रखिए तो आप तुरंत समझ जाएंगे इसका मतलब 1 रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो 1 रिवॉल्यूशन में थीटा कितना होगा, तो आपको मालूम है थीटा की वैल्यू 360 होगी। पर 360 कौन बोलता अब भाई, अब तो तुम रेडियन यूज करते हो, तो रेडियन के हिसाब से 360 डिग्री ना बोल के 2π रेडियन बोलोगे। तो जब टाइम की वैल्यू कैपिटल टी होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2π। या इसका अपोजिट भी बात कर सकते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 2π, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन कितना बोल रहे हैं 360, तो 360 के लिए कितना टाइम लगेगा, इक्वल टू टाइम पीरियड। 720 में कितना लगेगा 2t, 2 टाइम पीरियड के इक्वल, क्योंकि 1 टाइम पीरियड में कितना रिवॉल्यूशन होगा 360, एक और रिवॉल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 × 360, तो उसमें टाइम भी कितना लगेगा 2t। तो अभी 360 में लिख रहा हूँ 2π, तो टाइम की वैल्यू क्या होना चाहिए कैपिटल T, तो इसका मतलब ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2π/t। टाइम पीरियड के साथ में रिलेशन आ गया। यदि मैं बोलूँगा नहीं मेरे को फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन बताओ, तो आप क्या बता सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू भाई 2π/t और 1/t क्या होता है n, तो ओमेगा और n में ये रिलेशन हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। मेरे ख्याल से आप लोग मेरी पूरी बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों अपन को रिलेशन देखना चाहिए, क्योंकि ये भी जरूरत पड़ती है अपने को रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिलेशन समझिएगा आप, यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है
किसी वक्त यहाँ पर ए पर है और फिर यहाँ पर पहुंची बी पर। वो डायग्राम क्लियर दिखे इसलिए अपन ने थोड़ा बड़ा करके भी बनाया है। ए से बी यदि लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो आप इसको बोलोगे आप एस को, है ना, और ये है रेडियस आर। अब आपसे पूछा जाए एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आप तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा ही बोलोगे। और आपको पता है ये एंगल है, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क बोलोगे आप ए बी आर्क अपॉन रेडियस। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, आर्क अपॉन रेडियस, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल और एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन यदि आप देखें तो ये आर्क अप्रोक्सीमेटली एस के इक्वली तो है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एस बाय आर। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या मिला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब इसी में यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें दोनों साइड, डी डी टी ऑफ एस और यहाँ डी डी टी ऑफ थीटा इंटू आर, तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये लिखा है डी एस अपॉन डी टी। राइट हैंड साइड में आपको दिखा रेडियस कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन जब आप करते तो पता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। अब सबको पता है ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, ये जाएगा आर, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या जाएगा, ओमेगा। तो कुल मिलाकर v इज इक्वल टू क्या रिलेशन मिलेगा, ओमेगा इंटू ऑफ आर। तो जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, वैसे ही नेक्स्ट जो है, चूंकि अपन को s इज इक्वल टू थीटा इंटू आर था, तो इसको अपन ने डिफरेंशिएट करके पता किया लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट यदि अपन बात करें थर्ड, तो हमको पता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर हमने किया है, लेकिन यदि इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जाएगा dv, यहां पर हो जाएगा dt ओमेगा इंटू आर। अब dv बाई dt क्या होता है, a एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, एक्सेलरेशन। dv मींस व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, dt मतलब चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मींस एक्सेलरेशन। और यहाँ पर r जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और ये जाएगा d ओमेगा अपॉन dt। इसका मतलब हमको रिलेशन मिल गया है a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। व्हाट इज d ओमेगा अपॉन dt, अल्फा, मतलब रिलेशन मिला a इज इक्वल टू अल्फा इंटू r। तो बच्चों याद रखना भी बहुत आसान है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये रिलेशन भी एक्चुअली में अपन को बीच बीच में बहुत ज़रूरत पड़ेंगे डेरिवेशंस में, तो आपको पता होना चाहिए, कॉपी कर लीजिएगा।